हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी कुछ चर्चाएं करी, किस किस तरह से हम लोग एक वेव फंक्शन को लिख सकते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने करी थी। फिर उसका टाइम एवोल्यूशन किस तरह से होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स को हम लोग किस तरह से वेव फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास किस तरह से उसकी आइगन वैल्यू मिलती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, सारी चर्चा हम लोगों ने करी है लास्ट क्लास तक। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी तो एक बार जा करके चेक करो पूरी प्लेलिस्ट को, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आज उसके आगे की चर्चा शुरू करने हैं। आज मतलब चर्चा क्या है कि जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने करी हैं उन सब का एप्लीकेशन पोर्शन अब आ गया है। ठीक है, मतलब जो जो चर्चा अभी तक हम लोग कर चुके हैं अब उसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। नॉर्मल जो सिस्टम्स होते हैं उस पर किस तरह से ये सारी की सारी चर्चा अप्लाई होती है। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पास सिस्टम्स की, क्या क्या सिस्टम्स हमारे पास हैं और किस किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सिस्टम हमारे पास है दैट इज डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। आज से हम लोग एप्लीकेशन वाला पोर्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज अ डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है, या इसको हम लोग डीप में हालांकि दो तरह हो सकते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। तो हम लोग जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है। कुछ लोग इसको प्यार से 1D बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1D बॉक्स, ठीक है, और 1D बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, तो कई नाम इसके होते हैं, डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, 1D बॉक्स। तो भिन्न भिन्न प्रकारों से हम लोग इसको पुकार सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका एस्पेक्ट होता है कि ये है क्या डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो 1D बॉक्स से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा एक इस तरह का बॉक्स, एक इस तरह की चीज जो वन डायमेंशनल है। यानी किस तरह से इसको समझिए कि ये जो सिस्टम है इसमें पार्टिकल जो होता है केवल एक डायमेंशन में मूव करता है, एक डायमेंशन में ही मूव करने के लिए वो फ्री होता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? कुछ इसका सिस्टमैटिक व्यू इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसके इधर या इधर जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल इंफिनिटी है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जिस तरह से नाम से समझ आ रहा है। ठीक है, यानी मतलब ऐसा गड्ढा जो इनफाइनाइट उसकी वॉल्स है। ठीक है, इसकी वॉल्स की हाइट जो है इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लेकिन अंदर का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल जीरो, यानी पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मूव करता रहेगा। ठीक है, क्या दिक्कत, क्या तक बात क्लियर है? ठीक है, ओके। मान लो यहाँ पर x की लोकेशन 1 है, यहाँ सॉरी 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू l है यहाँ। ठीक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक इसकी साइज है, इसकी जो लेंथ है बॉक्स की वो l है। ठीक है, लेंथ बॉक्स की l है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल उठते हैं कि क्या वेव फंक्शन हम लिखेंगे। ठीक है, पहला सवाल जो होता है कि क्या वेव फंक्शन इस सिस्टम का हम लिखेंगे, क्या एनर्जीज बनेगी इसकी। ठीक है, किस किस तरह से एनर्जीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ सवाल हैं इस तरह के जिसके हमें आंसर करने हैं। ओके, ठीक है, चलो शुरुआत करें। किस तरह का वेव फंक्शन यहाँ पर दिखेगा, क्या इसकी सूरत शक्ल होगी, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी की सूरत शक्ल होगी, ये सारी चर्चाएं हमें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस सिस्टम के अंदर जो भी हमारा है वेव फंक्शन उसका क्या प्रारूप है, क्या उसका रूप है वहां पर वो निकल करके आ रहा है, तो उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से लिखेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग जानते हैं किस तरह से लिखते हैं, माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इंटू साई ऑफ x प्लस पोटेंशियल यानी vx इंटू साई x इज इक्वल टू एनर्जी, है ना। इस तरह से हम लोग एनर्जी इंटू साई इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग एक आइगन वैल्यू इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात हमने सीखी है। यहाँ पर हमारे पास हैमिल्टोनियन को हम वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं तो हमारे पास एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम समझते हैं। ठीक, हमें क्या करना है ना, इस रीजन में आना है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इन्फिनिटी है, यहाँ पर वेव फंक्शन वाइनिश हो जाएगा। इस रीजन में हमारे पास पोटेंशियल इन्फिनिटी, वेव फंक्शन बचेगा ही नहीं, वेव फंक्शन बचेगा ही नहीं, भाई पोटेंशियल इन्फिनिटी है। ठीक है, पार्टिकल जा ही नहीं पाएगा। ओके, इसका मतलब क्या, पार्टिकल जो है अंदर ही है। अगर पार्टिकल अंदर ही है तो अंदर का पोटेंशियल जीरो है, अंदर का पोटेंशियल जीरो यानी vx इज इक्वल टू, अगर हम जीरो पुट करेंगे यहाँ पर vx इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू e साई एक्स। ठीक है, इसको आप रीअरेंज करके अगर लिखोगे तो रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2me
बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई, यहाँ पे साई है, यहाँ पर भी साई है, ठीक है। अब साई एक्स बार बार नहीं, साई डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस क्वांटिटी को 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर को हम लोग के से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के स्क्वायर एक्स, सॉरी के स्क्वायर साई। यहाँ पर हमने के को किससे रिप्लेस किया है, सॉरी के को हमने हाँ किससे रिप्लेस किया है 2me, या के स्क्वायर डायरेक्टली में लिख दे, के स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस किया 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई प्लस, सॉरी साई हम लिख चुके हैं, प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, इसका सॉल्यूशन लिखना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, लिखेंगे लेकिन हम लोग दाएं हाथ से, ठीक है। तो सिंपल सी बात, इसका हम सॉल्यूशन लिखना जानते हैं, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सीखा है इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं, साई एक्स इज इक्वल टू कुछ एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में लिखते हैं, ए ई रेज टू पावर आई के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आई के एक्स, ठीक है। या हम लोग साइंस ये हम लोग तब लिखते हैं जब हमारे पास कुछ मतलब अलग अलग तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। क्या लग रहा है भाई मेरे, ठीक है, मकड़ी का जाला। या इसको हम दूसरी तरह से किस तरह से लिख सकते हैं, दूसरी तरह हमारे पास साई एक्स इक्वल टू सी साइन के एक्स प्लस डी कॉस के, हमने कांस्टेंट बदल दी ताकि मतलब समझ सको कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर इसको करेंगे, ठीक है। ओके, हमारे पास इस सॉल्यूशन को हमें समझना आसान है, ठीक है। इसको इससे शुरुआत करते हैं। हमारे पास तो अगर ये वेव फंक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर इस वेव फंक्शन को हमने लिखा तो हमें जरूरत क्या है भाई, वेव फंक्शन में हमें कांस्टेंट पता हो जाए, हमारे पास वेव फंक्शन पूरा हो जाएगा, यानी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा कि इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस मतलब क्या क्या कंडीशन है, वेव फंक्शन कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि वेव फंक्शन जो होगा अंदर ही होगा, पार्टिकल अंदर है तो वेव फंक्शन भी अंदर पाया जाएगा। इसका मतलब क्या, बाउंड्रीज पर आते ही वेव फंक्शन वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 वेव फंक्शन वैनिशेस, यानी साई x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 पे साई इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखो, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, ये साइन x तो 0 है, यानी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 0। ये बात समझ आई, ये 0 क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये खत्म हो गया, ठीक है। साइन x की वैल्यू तो हमने 0 पुट कर दी, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस cos के x की वैल्यू कितनी है 1, तो d यहाँ पर बचा, तो d इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लिखो, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू l पे भी, यहाँ पर भी तो वेव फंक्शन वैनिश हो जाएगा, यहाँ पर भी तो वेव फंक्शन वैनिश हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी वेव फंक्शन जैसे खत्म हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि x इक्वल टू l रखो। अब देखो ये खत्म हो गया क्योंकि d 0 है, ये पार्ट खत्म। अब हमें सिर्फ इसमें देखना है, यानी साई x इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू c को भी अब 0 में भेज दो, तो यहाँ c 0 में चला गया, ठीक है, खत्म हो गया। यानी साइन के l x की जगह क्या रख दिया l, यानी साइन के l इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब के l की वैल्यू यानी इस x की वैल्यू हमारे पास n पाई के बराबर होगी, यानी के l की वैल्यू क्या होगी n पाई, पता है ना, के एल की वैल्यू क्या होगी n पाई, यानी के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई n पाई बाई l। लेट मी चेक, आपको दिख रहा है या विजिबल है या नहीं है, ठीक है, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई n पाई बाई l। ओके, यानी वेव फंक्शन का कुछ कुछ स्वरूप तो हमें देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ स्वरूप तो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कुछ किस तरह का वेव फंक्शन हमारे पास दिखेगा बनेगा। इसको मैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन साफ कर देता हूँ, यानी वेव फंक्शन जो हमें दिखना शुरू हो गया है, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है कि यहाँ पर आप d की वैल्यू 0 रखोगे, k की वैल्यू n पाई बाई l रखोगे, तो वेव फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का बनकर के आएगा कि साई x इज इक्वल टू c साइन k की वैल्यू n पाई बाई l, तो n पाई x बाई l, ये हमारे पास कुछ इस तरह का, और d की वैल्यू 0 रखी तो उधर वाला पार्ट 0 हो गया। अब हमें करना क्या है कि c की वैल्यू और पता करनी है, इसको हम नॉर्मलाइजेशन से पता करेंगे। नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड साई x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से l तक टोटल प्रोबेबिलिटी, बाई पार्टिकल यहीं पाया जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी भी यही निकालेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक तो बात अपनी को समझ आती, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो अब देखो क्या करेंगे, वेव फंक्शन ये इसको उठा के यहां रखो, क्या आ जाएगा, मॉड सी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l साइन स्क्वायर n पाई x बाई l dx इज इक्वल टू 1, ठीक है, करेक्ट है यहां तक, कोई दिक्कत। साइन स्क्वायर x को चेंज करेंगे कॉस के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 टू l 1 माइनस कॉस 2 n पाई
एक्स बाई एल अपॉन 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1। करेक्ट है, करेक्ट है। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L/2 सिंपल, ठीक है। मॉड सी स्क्वायर इधर कर लेते हैं, मॉड सी स्क्वायर इंटू L/2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और साइन में हम 0 L रखेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, उधर वाला हम 0 खत्म, यहाँ जाएगा 1, ठीक है। यानी मॉड सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सिंपल लिखेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, सॉरी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, √2/L। यानी वेव फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, साई एक्स जो बन जाएगा, सी की वैल्यू अगर हम √2/L रख देंगे तो आ जाएगा √2/L साइन क्या था nπx/L। ये बना हमारे पास वेव फंक्शन। यानी वेव फंक्शन तो हमने निकाल लिया, क्या होता है वेव फंक्शन, √2/L एंड साइन nπx/L। यानी वेव फंक्शन का प्रारूप जो बनेगा, अच्छा वेव फंक्शन का जो प्रारूप बनेगा कुछ इस तरह का होगा। यहां से हम एनर्जीज भी निकाल सकते हैं। एनर्जी कहां से निकाल सकते हैं, जब हमने k की वैल्यू लिखी, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, nπ/L। k की वैल्यू क्या है, nπ/L। और k क्या लिखा था हमने, k क्या लिखा था, k कहां लिखा, ये k ये k की वैल्यू क्या आएगी, k स्क्वायर क्या है, √2me/h²। तो इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास इस तरह का बन गया। k स्क्वायर की जगह आप रख दो 2me/h² इज इक्वल टू n² अपॉन L²। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, अच्छे तरीके से लिख देता हूं। यानी E की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, n² h² अपॉन 2mL²। ये हो गई एनर्जी की आइगन वैल्यूज। कुछ दिमाग में चढ़ा कि हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उससे हम लोगों ने एक उसका श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोगों ने पोटेंशियल की वैल्यू रखी। पोटेंशियल की वैल्यू रखते ही हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने वेव फंक्शन का टाइप निकाला। उसमें हम लोगों ने कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगाई, कुछ हमारे पास सॉल्व हो गया वो वेव फंक्शन। फिर उसको हमने नॉर्मलाइज करके जो बचे हुए कुछ कांस्टेंट है उनकी भी वैल्यू निकाली और उससे हमारे पास वेव फंक्शन तैयार हो गया। हमने उसी दौरान हमने एनर्जी की जो आइगन वैल्यू निकाली वो ये निकाली कि एनर्जी इस तरह से हो सकती है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एनर्जी यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से। n की वैल्यू 0 नहीं, n की वैल्यू 0 मत रखना। n की वैल्यू 0 रखोगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, खेल खत्म, पार्टिकल वार्टिकल सब रेस्ट पे खत्म, ठीक है, वैसा नहीं होगा। तो n की वैल्यू कहां से हो सकती है, 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। तो यानी एनर्जी डिस्क्रीट लेवल यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ। यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो मान लो n इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं है, ठीक है। मान लो चलो इसी को n इज इक्वल टू 1 लिखे देते हैं। ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये मान लो n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो वेव फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, वेव फंक्शन कुछ इस तरह का होगा। साइन है, साइन कर्व इस तरह का होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं, ठीक है। जो n इज इक्वल टू 2 के लिए वेव फंक्शन जो बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं देखना, मैं बताता हूं। n इज इक्वल टू 3 के लिए वेव फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। कैसे, देखो मैंने कैसे निकाला, ये देखना ध्यान से, बड़ी मजेदार कड़ी थी। देखो जब वेव फंक्शन हमने इस तरह का लिखा, तो ध्यान से देखो यहां पर x जब n इज इक्वल टू 1 था तो वेव फंक्शन हमारे पास क्या आया, वेव फंक्शन हमारे पास आया √2/L साइन πx/L, ठीक है, πx/L। यानी यहां पर आप x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो जिसके लिए साइन 0 हो जाए, तो x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आप यहां रखोगे तो हो जाएगा साइन पाई, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो हमारे पास जो वहां पर है वेव फंक्शन हमारे पास 0 और L पर 0 हो रहा है, बाकी कहीं 0 नहीं हो रहा, तो हमने 0 और L पर 0 कर दिया, बाकी हमने इस तरह का डायरेक्ट खींच दिया। जब आप 2 के लिए लिखोगे तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या बनेगा, √2/L साइन 2πx/L। यहां पे x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, यानी 0 पे यहां पर वेव फंक्शन वैनिश हो रहा है। आप यहां पे L रखोगे, यानी अगर x इक्वल टू L आपने रखा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2π, और साइन 2π की वैल्यू क्या होती है 0, यानी L पे भी वैल्यू 0 है। क्या कहीं और पर भी आप यहाँ पे रखो L/2, x की वैल्यू अगर आप L/2 रखते हो, यहाँ पर L/2 रखा तो 2 से 2 मरा, L से L मरा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। यहाँ पर एक जगह पर और हमें 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है, 0 पर, L/2 पर और L, 3 जगहों पर हमें वेव फंक्शन खत्म होता दिख रहा है। यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 दिख रही है, यानी हमने 3 जगह पर इसको एक साइन का कर्व बनाया इस तरह से इसमें क्या है 3 कर्व, समझ। उस तो ऊपर जाओगे उसमें 4 जगह पर वेव फंक्शन वैनिश होता दिखेगा। इस तरह से इसके वेव फंक्शन को हम दिखाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का कर्व किस तरह से बनाएंगे भाई, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मॉड साई एक्स का स्क्वायर, यानी जो भी वेव फंक्शन है
जो भी वेव फंक्शन है उसी की तरह का तो कर्व होगा, लेकिन उसका स्क्वायर होगा और मॉडुलस होगा, यानी इसका डबल तो हो जाएगा। देखो अगर इसको मैं डबल दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वांटिटी में डबल होगा एक तरह से। ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू n इक्वल टू 1 के लिए तो सेम होगी बस, लेकिन उसका जो एरिया है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, n इक्वल टू 2 के लिए एरिया डबल, इस तरह का प्रोबेबिलिटी जो सारे कर्व जो है सीधे हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव के लिए n इक्वल टू 3 के लिए दिखाना चाहे तो इस तरह से 1 2 3 इस तरह से, बस एरिया डबल कर दो उसका। ठीक है, और सारे के सारे पॉजिटिव कर दो। तो ये हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन का अगर हम मॉडुलस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा प्रोबेबिलिटी का लिए कर्व, ये प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, इससे हम प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट चेक करने दो मुझे, ये काम कर रहा है आपका कि नहीं। ठीक है, सब कुछ सही काम कर रहा है। एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ रहा है कि आज जो चलो बाद में किसी दिन समझाऊंगा कि एक्चुअली दिक्कतें क्या आ रही हैं यहाँ पर ना। माइक मेरा छोड़ो, ठीक है, बहुत जुगाड़ से यहाँ पर आज काम हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें मिसिंग हुई हैं, तो उस चक्कर में छोड़ो, बाद में बताऊंगा यार, बहुत दिमाग खराब है उस बारे में। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की कुछ चीज़ें अगर देखो, पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पर है, पार्टिकल के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ है, L/2 पर। मिनिमम कहाँ पर है, 0 और L पर। ठीक है, ये बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम है यहाँ पर और यहाँ पर। ये कौन सी लोकेशन है, L/2 का आधा यानी L/4। ये क्या है, L/2 और L/4 का आधा यानी 3L/4। यानी इस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम का L/4 और 3L/4 पर। यहाँ पर क्या होगी, ये L/3, ये L/3, L/3 यानी L/3 का आधा L/6, फिर L/3 और इस तरह से डिवाइड करके निकालो, ये लोकेशन आ जाएगी, ये लोकेशन। तो आप वहां पे प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो रहा तो बताओ, कोई भी कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बहुत बेझिझक, बिल्कुल निडर, बिना संकोच के। क्या मेरी बातें क्लियर हैं, कोई डाउट है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी चीजें लिखो। ठीक है, ओके। और क्या बात करते हैं इस पर, इस पर हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं। इस पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैं होमवर्क भी दूंगा आपको कि मान लो हम बोलते जाए यहाँ पे एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब बच्चों वाला खेल तो मैं कराता रह सकता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग, साई स्टार इंटू एक्स इंटू साई डी एक्स, इस तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। अगर नॉर्मलाइज फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसमें नीचे साई स्टार साई का इंटीग्रेशन का मॉडल वो भी कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, साई स्टार की वैल्यू साई की वैल्यू दोनों रखो, उसका इंटीग्रेशन करो, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से आप क्या कैलकुलेट करोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। इसमें होमवर्क है सारा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करोगे आप, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी चीजें उतारो और अपने बारे में अपने हाथ से इसमें कुछ लिखो, अपनी 3-4 लाइनें लिखो इसके बारे में जो भी समझ आ रहा हो। ठीक है, लिखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, उतारो इसको। तो इसी में और भिन्न भिन्न तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाइक L=0 से लेके L=4 तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको डायरेक्टली निकालो। ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं, बस उसमें प्रोबेबिलिटी में आप जीरो उसके लिमिट्स चेंज कर दो, ये सारी बातें कर सकते हैं। तो जो बेसिक पार्ट है किसी भी इनफाइनाइट डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल या 1D बॉक्स को सॉल्व करने का, वो ही सिंपल यही होता है कि इस तरह से लिख सकते हैं। इसके हम 2D और 3D वर्जन को भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, 2D वर्जन क्या होता है, 3D वर्जन क्या होता है, समझ आ रही है मेरी बात? तो उसको भी हम सिंपली लिख सकते हैं। तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, लाइक अगर हम 2D की बात करें, तो 2D में हमारे पास वेव फंक्शन जो लिखा जाएगा, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि हमारे पास √2/LX, भाई वहाँ पे LX होगा LY होगा, तो √2/LX √2/LY। ठीक है, हो सकता है LX LY सेम भी हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे बिल्कुल जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, साइन NX पाई LX अपॉन N पाई X बाई LX। ठीक है, इंटू साइन NY पाई LY। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, NY पाई Y बाई LY, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे NX NY सबकी अलग अलग वैल्यूज रखते चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 0 ये 1 हो सकता है, तो ये 2 भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की स्टेट्स बनती हैं। ठीक है, ओके। इसके लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यूज बनती है वो ये बनती है कि E NX NY इज इक्वल टू NX स्क्वायर बाई LX स्क्वायर
प्लस एन वाई स्क्वायर बाई एल वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। ये हो गया हमारे पास 2D के लिए इसका वेव फंक्शन और एनर्जी, ठीक है। 3D के लिए क्या होता है हमारे पास, साई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पर लिखना चाहिए हमें साई एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर साई एक्स वाई जेड लिखना चाहिए हमें, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, सिमिलर फैशन में हम लोग लिख देंगे √2/LX, √2/LY, √2/LZ, ठीक है, इंटू साइन NX पाई x/LX, साइन NY पाई y/LY, ठीक है, साइन NZ पाई z/LZ, ठीक है। ये मेरे पास वेव फंक्शन हो गया। इसकी आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यू किस तरह से सकते हैं, E इज इक्वल टू, ई में लिख दूँ, हाँ ठीक है चलो लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल NX²/LX² प्लस NY²/LY² प्लस NZ²/LZ² इंटू बस यही पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। ये हो गई एनर्जी वैल्यू, एनर्जी की आइगन वैल्यू। ये हो गई मेरे पास वेव फंक्शन और खेला खत्म, बस काम खत्म, कुछ नहीं करना है। अब सवाल क्या क्या बनते हैं, किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना रखते हैं क्योंकि थोड़ी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं बहुत मुश्किल से इतने ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाया हूँ, ठीक है। तो उसको मैं जल्दी ही रिजॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें पहले भी आई हैं, उनको रिजॉल्व किया गया है, तो ये भी रिजॉल्व हो ही जाएगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा उन सबको सॉल्व करके थोड़ा लंबे वीडियोस बनाने की, क्योंकि अभी जो है इस टेक्निकल इशू के चक्कर में ज़्यादा लंबा काम हो नहीं पा रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो आराम से करते हैं, कोई मतलब धीरे धीरे करते ही रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। चलो फालतू की बातें नहीं पढ़ाते हैं, अगर चैनल अच्छा लगे तो वो सब देख लेना, ठीक है, समझ लेना अपने साथ, शेयर वेयर कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में, ख्याल रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्यार बरसाते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।